सो द नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी। सो व्हाट इज़ रिलेटिव डेंसिटी? तो ये पार्ट कवर करने से पहले हम कब बोलते हैं पहले कि व्हाट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? सो डेंसिटी इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, राइट। कोई भी चीज़, जैसे पकड़ लो ये वाला चीज़ है, इसका ये क्यूब है, ठीक है। तो इसका मास अगर तुम्हारा है x kg और इसका वॉल्यूम है पकड़ लो y मीटर क्यूब, देन इसका डेंसिटी क्या होगा? x/y kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि जो यूनिट होगा वो मास बाई वॉल्यूम का ही यूनिट होगा। सो डेंसिटी का यूनिट क्या क्या हो सकता है, या सबसे पहले हम बता देते हैं कि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन यही है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो इसका फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। सो एसआई में होगा केजी और वॉल्यूम एसआई में होगा मीटर क्यूब। सो इट्स केजी पर मीटर क्यूब। इसका और भी यूनिट्स हो सकता है, जैसे क्या मास अगर हम लोग ग्राम में कर लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस हो गया। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी तुम्हारा एक यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। तो रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट में क्या आएगा? जैसे 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो वैल्यू आता है वो केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा है, मीन्स वो तो हम लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। फिर यहाँ से देखो, सो 1000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन हमारा एसआई यूनिट एंड सीजी यूनिट ऑफ डेंसिटी। मगर हम लोगों का मेन फोकस जो है ना वो डेंसिटी में नहीं है, वो है रिलेटिव डेंसिटी में, ठीक है। सो तुम्हारा जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, वो क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। सो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा फिर यहाँ से? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? देखो, रिलेटिव डेंसिटी इज़ अ प्योर रेशियो। ऊपर में भी डेंसिटी है, नीचे में भी डेंसिटी है, सो यूनिट्स विल कैंसल आउट। सो रिलेटिव डेंसिटी डजंट हैव एनी यूनिट्स, इट्स अ प्योर रेशियो, ठीक है। तो थोड़ा इस फॉर्मूला को और देखते हैं। जैसे देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। यहाँ पर एक कंडीशंस आता है, अगर ये वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द वाटर
आर सेम, ये दोनों अगर तुम्हारा सेम हो जाता है, इन दैट केस द फॉर्मूला कैन बी रिड्यूस्ड टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर. ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वाटर जब होगा तभी तुम्हारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ बोलने मीन्स क्यूरियसिटी आ सकता है कि यहाँ पर जो ये वाटर है, ये मीन्स ये डेफिनेशन जो दिए थे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस हम क्यों मेंशन किए, ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो वाटर का मैक्सिमम जो डेंसिटी है, मैक्स डेंसिटी इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस और वो क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. सो ये एकदम तुम्हारा फिक्स्ड है, इसलिए हम लोग वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस करके चलते हैं. ठीक है, मीन्स यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का जो चीज़ है वो है मीन्स रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिफरेंस between density and relative density, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये वाला अगर हम लोग करते हैं मीन्स ये एक बार हम लोग स्टडी कर लेंगे, बुक में ही मिला होगा, जैसे फिर भी हम बता देते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी. डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डेफिनेशंस जो है. और रिलेटिव डेंसिटी इज़ अ प्योर रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? डेंसिटी का एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और अलग से यूनिट और एक सीजीएस यूनिट है उसका जो है तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मगर आरडी का इसका मीन्स कोई यूनिट नहीं होता है. ठीक है, ये दोनों ही डिफरेंस तुम्हारा मिलेगा. अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट आता है व्हाट इज़ दैट इज़ फाइंडिंग the relative density, finding the relative density of a substance. ठीक है, सो देखो कोई भी हम लोगों का जैसे फिक्स जियोमेट्रिकल शेप अगर हो गया, अगर कोई जियोमेट्रिकल शेप अगर जैसे क्यूब, तुम्हारा स्पीयर, कोन, ऐसा अगर मिल जाते हैं तो वी कैन फाइंड दी वॉल्यूम इजीली बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज. तो उसका मीन्स मेजर बीम बैलेंस से हम लोग उसका मास निकाल लेंगे. मैथमेटिकल जो फार्मूलाज है मेजर करके हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हमको उसका डेंसिटी मिल जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ द वाटर से, तो हम लोगों को मिल जाएगा हमारा मीन्स रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों को मिल जाएगा. मगर अगर उसका कोई फिक्स जियोमेट्रिकल शेप नहीं है तब कैसे हम लोग निकालेंगे? इसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टेक्निक. आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टेक्निक यहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो आर्किमिडीज ने बताए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी के अंदर इमर्स करते हैं, अगर पानी के अंदर इमर्स करते हैं, the amount of water displaced is equal to the volume of this substance. इस सब्सटेंस का वॉल्यूम और ये अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा ये दोनों इक्वल होता है. और इसी मीन्स इसी तुम्हारा जो डेटा हम लोगों को दिए थे तो इसी को यूज़ करके हम लोग उसका मीन्स वॉल्यूम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे. तो सबसे पहले एक स्टोन का या solid that immerse that sinks in water.
वाटर के अंदर जो सिंक होता है, मीन्स जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, उसको हम कैसे करके निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है। जैसे देखो, एक ऐसे करके इसके अंदर वाटर लिए, मेज़रिंग सिलेंडर है ये, दिस इज़ अ मेज़रिंग सिलेंडर, और हमने स्टोन को ऐसे करके रस्सी से बांध दिया है। ठीक है, तो जैसे स्टोन को बांध दिए, अब इसको इसके अंदर हम डाल दिए। इनिशियली वाटर लेवल यहाँ था, स्टोन को डालने के बाद वाटर लेवल यहाँ पर चला गया, तो हम ये मेजर कर लेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड। सो जो तुम्हारा इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर हुआ, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना मैंने वॉल्यूम है उस स्टोन का, वॉल, और स्टोन को अलग से हम लोग वेट कर लेंगे, वहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा वेट ऑफ द स्टोन। ठीक है। और एक चीज़ मीन्स ये मिस कर गया मैं पहले, वो है ये वॉल्यूम तो वाटर का इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये स्टोन एक अप थ्रस्ट फील करेगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू द अप थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट is equal to the weight of the water displaced, right? The upthrust experienced by this stone when immersed in liquid is equal to the weight of the water displaced. So upthrust is equals to weight of वाटर डिस्प्लेस्ड। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा हम लोगों को पता है, अगर इक्वल वॉल्यूम का होता है, क्योंकि देखो ये स्टोन जब हम अंदर कर रहे हैं, इट डिस्प्लेसेस द वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। सो ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है, दैट ही हैज़ इक्वल वॉल्यूम टू दैट ऑफ द स्टोन। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मास ऑफ द स्टोन बाय मास ऑफ वाटर। इन दोनों को ही हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम ही रहेगा आंसर। सो वेट ऑफ द स्टोन बाय वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ वाटर मतलब क्या है, अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, और वेट ऑफ द स्टोन से अलग से हम स्प्रिंग बैलेंस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपथ्रस्ट, सो हमने पहले क्या किए थे, एक स्प्रिंग बैलेंस लिए थे एयर में, और यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिए हैं। यहाँ पर वेट दिखा रहे हैं W2, और यहाँ पर जो वेट दिखा रहे हैं ये है W1। तो देखो एयर में जो था उसका वेट W1 है, वो हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू W2, क्योंकि वाटर में जैसे ही हम डाल दिए हैं वहाँ पर एक अपथ्रस्ट आ रहा है, उसके वजह से वेट डिक्रीज़ हो रहा है। सो वेट ऑफ द स्टोन या सॉलिड जो भी बताओ, वो तुम्हारा क्या है, W1 डिवाइडेड बाई अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, जो डिफरेंस आया वेट का वही होगा ना तुम्हारा अपथ्रस्ट। सो W1 माइनस W2 दैट विल बी दी, सो यहाँ से हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन हम ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। मगर कोई अगर चीज़ तुम्हारा पानी के अंदर नहीं डिज़ोल्व होता है, मीन्स वो फ्लोट करता है, जैसे थर्मोकोल, तो उसका डेंसिटी हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को और एक स्टेप इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वो क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस में एक वेयर, मेटल वेयर, थर्मोकोल को मेटल वेयर का हम लोग एक वेट लेंगे। ठीक है, या थर्मोकोल का हम वेट एयर में ले लेंगे, दिस इज़ थर्मोकोल। नेक्स्ट जो वेट है वो है थर्मोकोल रैप्ड विथ वेयर, थर्मोकोल प्लस वेयर।
और नेक्स्ट जो हम लोगों का वेट आ रहा है वो पानी के अंदर स्प्रिंग बैलेंस है, पानी के अंदर थर्मोकोल विथ वेयर, थर्मोकोल प्लस वेयर इन वाटर। इसका वेट था पकड़ लो W1, इसका था W2, इसका है W3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो W2 will be greater than W1 and W2 will also be greater than W3। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, वेट ऑफ द सब्सटेंस। वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस इज W2 माइनस W1। ठीक है, अपथ्रस्ट क्या है, इट्स W3 माइनस W2। ठीक है, ये हो गया ना, क्योंकि हम लोगों का देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब हम बोल सकते हैं कि अपथ्रस्ट। सो इसी तरीके से हम लोग जो सब्सटेंस है जो पानी के अंदर पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं उसका हम तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड का कैसे हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या होगा, मास ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर, या वेट ऑफ द लिक्विड बाय वेट ऑफ द वाटर, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को हमने पहले स्प्रिंग बैलेंस से वेट ले लिए, उसका वेट है W1। अब इसको हमने एक जो लिक्विड को हमको मेजर करना है उसी लिक्विड के अंदर ये स्टोन को दिया, तो यहाँ पर वेट आया W2। अब इस स्टोन को हमने वाटर के अंदर दिया, वेट आया W2। सो देखो वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, जब हम लिक्विड के अंदर दे रहे द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, जितना वॉल्यूम ऑफ द स्टोन है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड का वेट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस लिक्विड मीन्स स्टोन। सो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू W2 माइनस W1। ये अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड इन द लिक्विड दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यहाँ पर जो अपथ्रस्ट हम लोगों को मिल रहा है ना, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। पानी के अंदर क्या है, अपथ्रस्ट जितना मिल रहा है हमको, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर, जिसका वॉल्यूम तुम्हारे स्टोन का ही होगा। सो W2 माइनस W1 इज द वेट ऑफ द लिक्विड एंड ये W3 कर लेते हैं, हाँ, W3 माइनस W1 विल बी द वेट ऑफ द वाटर, दोनों का ही वॉल्यूम सेम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। So by this formula we can find the relative density of a unknown liquid। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट हम लोगों को आ रहा है वो है फ्लोटेशन। ठीक है, सो एक बॉडी कब फ्लोट करता है, कब सिंक करता है, कब सबमर्ज रहता है। जैसे देखो हम लोगों को पता है फॉर इक्विलिब्रियम इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, तो ये फ्लोट करता है। ठीक है, अपथ्रस्ट इक्वल टू द मीन्स हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अपथ्रस्ट हो रहे हैं ना,
दैट शुड बी इक्वल टू द वेट। जब भी कोई फ्लोट कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स इन दैट सिचुएशन द अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेट। दिस इज द प्राइम कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने पूरा ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर दे दिया, इन दैट सिचुएशन अगर हमारा क्या होगा, अपथ्रस्ट इफ इज ग्रेटर देन द वेट, तो ये बॉडी ऊपर आना शुरू कर देगा और वो ऐसे फ्लोट करेगा। कुछ पार्ट बाहर रहेगा, कुछ पार्ट अंदर रहेगा, ये रह के ये फ्लोट करेगा। सो अपथ्रस्ट is greater than the weight, then the body float, and while floating upthrust will be equal to weight। तभी वो फ्लोट करेगा, मीन्स इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी इन फ्लोटेशन कंडीशन अपथ्रस्ट और वेट ये दोनों तुम्हारा एकदम इक्वल होना चाहिए। अगर हमने बॉडी को पूरा सबमर्ज कर दिया तब हमें देखेंगे कि अपथ्रस्ट जो हम लोगों को मिल रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन द वेट। सो क्या होगा, बॉडी ऊपर आना शुरू कर देगा, आके कहाँ रुकेगा, एक ऐसा सिचुएशन में रुकेगा जहाँ अपथ्रस्ट और वेट ये दोनों ही तुम्हारा सेम है। मगर अगर तुम्हारा यहाँ पर वेट तुम्हारा ज़्यादा है, इफ़ वेट इज़ ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट द बॉडी विल sink, और if W is equals to upthrust, ये क्या है होगा, अगर तुम्हारा फुल बॉडी पानी के अंदर अगर हमने दे दिया, उसका जो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट सिचुएशन द बॉडी विल रिमेन सबमर्ज, मीन्स उसको हम जहाँ छोड़ देंगे, उसको हम यहाँ रख दें वो यहीं रहेगा, अगर यहाँ रखते हैं वो यहीं रहेगा, जहाँ पर जाके पानी के अंदर जितना डीप जाके छोड़ देंगे वो ऑब्जेक्ट वहीं रह जाएगा, वहाँ से ऊपर भी नहीं हिलेगा, नीचे भी नहीं जाएगा। ठीक है, इट कैन मूव साइड वाइज बट ड्यू टू दी मीन्स करंट इन दी वाटर, बट वो ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, बट ये वाला थोड़ा याद रखना कि अगर अपथ्रस्ट हम लोगों को ये सब सोचते हैं कि अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है तो वेट से तो ये फ्लोट करे। येस, जब हम पूरा कंप्लीटली बॉडी को पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, इन दैट सिचुएशन अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट, बट जब वो पूरा है तो वो क्या होगा, ऊपर आना शुरू कर देगा, आके वो एक स्टेबल पोजीशन में रुकेगा जहाँ अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट। अपथ्रस्ट किसका, जितना पार्ट तुम्हारा पानी के अंदर है, द अपथ्रस्ट ऑफ द इमर्स्ड पार्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा फॉर फ्लोटेशन। ठीक है, सो यहाँ पर और कुछ चीज़ आते हैं फ्लोटेशन का, जैसे देखो बॉडी का फ्लोट मीन्स स्टेबली फ्लोट करेगा, टॉपल क्यों नहीं कर जाएगा, वो आते हैं दो चीज़ के ऊपर। वन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेकेंड इज सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या है, सबसे पहले देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को सबको पता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कंसेंट्रेटेड, और ये जो ग्रेविटी है, ये वेट है, ये तुम्हारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही CG हम लोग बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही एक्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी वही होता है कि जब हम पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाटर को या कुछ भी लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे हैं, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का एक CG होगा, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उस डिस्प्लेस लिक्विड का एक वेट है या मास है। सो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का CG जहाँ होगा दैट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ बायंसी, एंड वहीं से तुम्हारा अपथ्रस्ट एक्ट करता है, ये है सेंटर ऑफ बायंसी। तो एक बॉडी स्टेबली फ्लोट करने के लिए ये सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर मीन्स CG एक लाइन में होना ज़रूरी है, और
जितना हो सके ऑब्जेक्ट का नीचे के तरफ जितना होगा उतना बेहतर है। अगर तुम्हारा ये दोनों का सेंटर अलग अलग हो गया, जैसे देखो इस सिचुएशन में यहाँ पर है तुम्हारा सेंटर ऑफ बायंसी और यहाँ पर है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से वेट एक्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपथ्रस्ट एक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक टॉपलिंग इफेक्ट होगा ना। इसके वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट करते करते मीन्स टॉपल कर जाएगा। इसलिए हमेशा जब तुम नाव में जाते हो या कोई भी नाव में जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि बैठ जाओ। बैठने से क्या होगा, तुम्हारा जो सीजी है वो नीचे के तरफ रहेगा और सेंटर ऑफ बायंसी के अंदर लाइन ऑफ बायंसी से जाएगा। अगर तुम खड़े हो जाते हो तो क्या हो जाएगा, सीजी और सेंटर ऑफ बायंसी दोनों अलग हो जाएगा और मीन्स जो भी नाव है वो टप्पल हो जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ का मेन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी शुड बी इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट या लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये दोनों हमेशा होना चाहिए, तभी हम लोगों को मीन्स फ्लोटेशन होगा, नहीं फ्लोटेशन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, मीन्स जो तुम्हारा मीन्स फ्लोटेशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों का यहाँ पर है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमको को पता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। ठीक है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या है, वो क्या है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। मास मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये इनटू ग्रेविटी। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फुल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको हम एस नहीं करके इसको हम एल कर रहे हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ द एल मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जितना लिक्विड के अंदर पार्ट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट पानी के अंदर रहेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, सबमर्ज्ड पार्ट और लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से W should be equals to upthrust. So volume of the substance, density of the substance into gravity should be equals to volume of the liquid displaced by the object and density of the liquid into gravity. Gravity हम काट दिए, so volume of the substance by volume of the liquid displaced equals to density of the liquid by density of the substance. ठीक है, अगर इफ़ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मतलब ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीटली इमर्स कर दिए हैं लिक्विड में, इन दैट सिचुएशन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड शुड बी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड शुड बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, या density of the liquid by density of the solid should be equals to 1, right? So देखो, अगर तुम्हारा density of the liquid ज़्यादा है, ये 1 है, तो अगर तुम्हारा ये फ्लोटेशन के टाइम अगर density of the liquid ज़्यादा है सब्सटेंस से तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, सो द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इफ़ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा,
वो हमेशा फ्लोट करेगा। मगर अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इन दैट केस ये वैल्यू तुम्हारा 1 से कम हो जाएगा। सो इन दैट केस इट विल सिंक। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया तो तुम सोच रहे हो कि ये क्या होगा, मगर फ्लोटेशन इसलिए करेगा क्योंकि वो अपथ्रस्ट से उसको ऊपर धकेल देगा। ये सिचुएशन आ जाएगा, ऊपर धकेल देगा। धकेल के एक सिचुएशन ऐसा अराइज करेगा जो सबमर्ज्ड पार्ट है, और सबमर्ज्ड पार्ट के लिए जो अपथ्रस्ट आ रहा है और जो तुम्हारा वेट है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, अच्छा। सो ये एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम लोगों को कुछ सम्स मिल सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस शुड बी ऑलवेज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर मेंशन करना अच्छा रहेगा कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब एवरेज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मटेरियल का डेंसिटी नहीं, ये सब्सटेंस का डेंसिटी का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे देखो एक शिप, वो तो आयरन से बना हुआ रहता है, तो आयरन का डेंसिटी हमेशा पानी से ज़्यादा होता है, तो वो तो सिंक करना चाहिए। मगर शिप कैसे फ्लोट कर रहे हैं? अगर तुम अच्छी तरीके से देखोगे कि जो शिप बना हुआ है आयरन से और उसका बीच का जगह खाली है, सो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द शिप, एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे एक शिप जो है वो अगर लोडेड है तो उसके अंदर क्या है, उसका वॉल्यूम के हिसाब से उसका मास इंक्रीज़ हो रहा है, सो उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या कि वो शिप थोड़ा पानी के अंदर ज़्यादा मीन्स इमर्स हो जाता है, और जब खाली शिप जाता है तो वो थोड़ा पानी के ऊपर आ जाता है ड्यू टू द चेंज इन मास।